तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2024-25 के बारे में इस वीडियो में आपको ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। यह था आरटी एडमिशन के क्या रूल हैं, क्या नियम हैं और इसकी आवेदन प्रोसेस किस प्रकार से रहती है, आवेदन फॉर्म कब से और कब तक भरे जाएंगे, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और ये दस्तावेज आपको कहां से, कैसे और किस प्रकार तैयार करवाने। इसलिए ये जो वीडियो है वो अभिभावक और स्कूल साथियों के लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो में अभिभावक के लिए भी जानकारी दूंगा और स्कूल साथियों के लिए भी जानकारी दूंगा कि इस बार स्कूल साथियों को आवेदन फॉर्म स्टार्ट होने से पहले क्या क्या कार्रवाई है वो अपने स्कूल में करना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में आपसे 3 बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, देखिए वीडियो कितना लंबा होगा इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे रूल के अकॉर्डिंग है, नियमों के अनुसार आपको जानकारी देनी है और जब पूरी जानकारी दूंगा तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबी बनेगी। और यहां पे देखिए YouTube पे मैं शायद एक पहला ऐसा इंसान हूं जो आपको ऑफिशियल और टोटल जानकारी देता हूं। मेरे जैसे और क्रिएटर हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इतने नियमों की जानकारी वो कभी आपको नहीं देते। वो सिंपल से एक आवेदन प्रोसेस आपसे करवा देते हैं और उनकी वजह से कई बार आपका जो बालक है वो इन एडमिशन से वो चूक जाता है। ठीक है। दूसरी बात, देखिए ये जो वीडियो है मैं स्पेशल अभिभावक की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो अभिभावक साथी हैं मुझे मैसेज कर रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे हैं, इंस्टा पर भी मैसेज भेज रहे हैं, लगातार मेल भी कर रहे हैं कि सर सेशन 2024-25 आरटी एडमिशन के बारे में हमें जानकारी दीजिएगा। हालांकि ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, इसको मैं अगले महीने है वो बनाना चाह रहा था। इसका भी रीजन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा यहां पर तीसरी बात, देखिए अगर आपको कहीं ऐसा लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि राजगुरु जी के द्वारा हमें बिल्कुल सही और सटीक और ऑफिशियल जानकारी दी गई है, तो राजगुरु जी को दिल से जरूर सपोर्ट कीजिएगा और सपोर्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत डोनेट भी कर दीजिएगा। देखिए डोनेट की मुझे इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आपके लिए एक नई सर्विस है वो शुरू करने वाला हूं जिसमें मुझे बजट की आवश्यकता है और डोनेट कोई ज्यादा आपसे नहीं ले रहा हूं, बस 150 रुपए। लेकिन यह डोनेट भी आपको अभी नहीं करना है, यह डोनेट अगले 2-4 दिन बाद में हमारे चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें अपन एक पोस्ट डालेंगे, उसमें आपको सारा मैं विवरण बताऊंगा कि इस डोनेट की मुझे क्यों आवश्यकता और आपके लिए मैं क्या करना चाहता हूं ताकि आपको सही जानकारी है वो मिल सके। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन ऑल नोटिफिकेशन यानी जो बेल आइकन है, घंटे वाला टन है, उसे ऑन नहीं कर रखा है तो ऑन कर लीजिएगा। एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद फिर से सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम हमारे चैनल पे कोई भी पोस्ट डालें, कोई भी नया वीडियो डालें तो उसका एक नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। क्योंकि अब आरटी एडमिशन को लेके दबा के वीडियो आने वाली है अभिभावक की कॉल रिक्वेस्ट पे, तो इन 3 बातों को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए अब शुरू हो जाते हैं और शुरू करते हैं आरटी एडमिशन 2024-25 की प्रक्रिया को। दोस्तों यहां पे देखिए सबसे पहला सवाल बताने से पहले यहां पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा जो आपको अपने दिमाग में फिट बैठा लेनी है। देखिए ये वीडियो आपको तभी देखना है जब आपके पास फ्री टाइम हो। अगर फ्री टाइम नहीं है तो अभी मत देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो के नीचे कोई कमेंट आए और कमेंट आने का मतलब यह है कि या तो मैं इस वीडियो में आपको समझा नहीं पाया या फिर आप अच्छी तरह से वो समझ नहीं पाए। तो जब भी वीडियो देखो फ्री टाइम में देखो, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि जो जानकारी इस वीडियो में मैं दे चुका होता हूं अगर सेम सवाल आप कमेंट में पूछेंगे तो शायद मेरा रिप्लाई है कमेंट का आपको नहीं मिलेगा। फिर आप ये कहोगे कि राजगुरु जी तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, कमेंट का रिप्लाई नहीं करता है। ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक आराम से है कानों में ईयरफोन लगा के आराम से सुन लीजिएगा अगर आपके पास है तो। इसके अलावा एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए आगे की जो भी मैं यहां पे आपको जानकारी दे रहा हूं
वो आरटी दिशा निर्देश सेशन 2023-24 को आधार मानते हुए आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि फिलहाल जो नया सेशन 2024-25 की शुरुआत होने वाली है, अभी तक इसकी कोई भी गाइडलाइन या दिशा निर्देश विभाग के द्वारा जारी नहीं हुई। लेकिन एक बात और आपको यहां पे मैं बताना चाहूंगा, देखिए नियमों में है कोई खास परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, बाकी हर साल जो रहते हैं वो सेम के सेम वही चलते हैं। अब जैसे जैसे इसमें कोई नया अपडेट आएगा, कोई परिवर्तन होगा, तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको समय समय पे जानकारी है वो देता रहूंगा, जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए अब आरटी एडमिशन को लेके सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरटी एडमिशन के तहत कौन सी क्लास में इस बार एडमिशन होगा। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, यहां पे एंट्री क्लास 2 रहने वाली है। अब एंट्री क्लास का मतलब है, एक तो है पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, जिसे हम पहले एलकेजी, यूकेजी वगैरह वगैरह बोलते थे, लेकिन आजकल राजस्थान में इसे PPP3, PPP4, PPP5 है वो बोले जाने लगा। तो पूर्व प्राथमिक का मतलब ये है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी एंट्री जो क्लास होगी वो कक्षा होगी 1, यानी आप पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में भी एडमिशन करवा सकते हो और कक्षा 1 में भी आप एडमिशन करवा सकते हो। लेकिन यहां पर एक और खास बात है, देखिए जिन स्कूल के अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की पहली जो एंट्री है, मान लेते हैं कि किसी स्कूल के अंदर PPP3 की पहली एंट्री है प्रवेश कक्षा की आरटी के तहत है, तो आरटी में आपका एडमिशन होगा। फर्स्ट में तो होगा ही होगा, फर्स्ट को एक बार भूल जाओ, पूर्व प्राथमिक की बात कर रहा हूं। इसके अलावा किसी स्कूल के अंदर फर्स्ट एंट्री क्लास PPP4 है या फिर 5 है, तो उनमें भी एडमिशन हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस स्कूल की आरटी के तहत एंट्री क्लास कौन सी है। अब जो स्कूल्स आती है, इस एंट्री क्लास के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इन 2 कक्षाओं के अंदर ये एडमिशन होने वाला। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पे एज की, आयु की, जो सबसे बड़ी पात्रता है इस एडमिशन को लेके। कई बार जो अभिभावक साथी हैं लगातार पूछ रहे हैं कितनी एज होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए। तो ये जो एज का क्राइटेरिया है, लास्ट सेशन को आधार मानते हुए मैं दे रहा हूं, बाकी इसमें मेरे ख्याल से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इतना अनुभव मुझे है। तो यहां पे देखिए PPP3 की बात करें, अगर आपके बच्चे का एडमिशन आप PPP3 में करवाने जा रहे हो, तो बच्चे की जो उम्र है कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए, 3 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए, और यहां पे 4 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 3 से लेके 4 वर्ष के बीच में है तो उसका एडमिशन PPP3 में होगा, ठीक। इसके अलावा PPP4 की बात करें तो यहां पे बच्चे की उम्र है वो 3 वर्ष 6 माह से होनी चाहिए और 5 साल से कम होनी चाहिए, यानी यहां पे 3 वर्ष 6 माह की कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए और 5 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 साल से कम होना चाहिए। अगर अपन यहां पे PPP5 की बात करें तो इसके अंदर जो एज है वो 4 साल 6 माह का बच्चा होना चाहिए और यहां पे 6 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र 6 साल से कम होनी चाहिए। यदि बच्चे की उम्र 4 वर्ष 6 माह से लेके 6 वर्ष के बीच में है तो PPP5 में उसका एडमिशन होगा। इसके अलावा फर्स्ट क्लास के लिए जो उम्र रहेगी, बच्चे की उम्र है वो 5 साल से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 7 साल से वो छोटी होनी चाहिए। अगर इस बीच के अंदर बच्चे की उम्र है तो आप आरटी में है एडमिशन करवा सकते हैं। और एज की जो गणना है ना, वो हर वर्ष 31 मार्च को आधार मानते हुए की जाती है, यानी 31 मार्च तक है ये जो एज है वो ना तो कम होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। आशा रखता हूं ये एज वाली समस्या है आप है जरूर समझ गए होंगे। चलिए इसके अलावा यहां पे और कुछ पात्रताएं जिनको आपको यहां पे फॉलो करना है। अब यहां पे देखिए इन आरटी एडमिशन के तहत अलग अलग जो जाति के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनके बच्चों का एडमिशन मिलता है। तो वैसे तो देखिए रूल के मुताबिक यहां पे जो असुविधाग्रस्त जो समुदाय हैं, जो दुर्बल वर्ग बोलते हैं इनकी भाषा में, इसका मतलब यह है कि यहां पे एससी और एसटी वाले जो भी परिवार हैं उनका एडमिशन है इसके तहत होते। इसके अलावा यहां पे अगर कोई ऐसा परिवार है किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, चाहे वो ओबीसी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, किसी से भी क्यों ना हो, अगर कोई HIV पीड़ित है या कैंसर से पीड़ित है उसका भी एडमिशन होता है। इसके साथ कोई ऐसी महिला है जो यहां पे युद्ध के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई है या वो शहीद हो गए हैं, विधवा है, उनका एडमिशन हो सकता है।
इसके अलावा कोई स्टूडेंट यहां पे विकलांग कैटेगरी के अंदर आता है तो यहां पे जो विकलांगता का प्रतिशत होगा वो 40 से ज्यादा होना चाहिए, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे परिवार हैं जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एमबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े, तो वो भी आरटी के तहत है एडमिशन करवा सकते हैं। शर्त इतनी है कि उनकी जो वार्षिक आय है पूरे परिवार की वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ओबीसी वाले हैं, जनरल वाले हैं या एमबीसी वाले, उनकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए एक और सबसे बड़ी कंडीशन, ध्यान रखना इस बात को, यदि पिछले सेशन में यदि आपके बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन हो चुका है और आपने किसी कारणवश उस स्कूल से हटा के या आरटी एडमिशन कैंसिल करवा के किसी दूसरी स्कूल के अंदर एडमिशन आपने करवा दिया है, तो इस साल आप दोबारा है आरटी के तहत है आवेदन नहीं कर सकते। नियम के मुताबिक है यहां पे जिन बच्चों का पहले एडमिशन हो चुका है वो दोबारा प्रवेश नहीं ले सकते, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, या तो आपने खुद एडमिशन को रद्द करवा दिया हो या फिर और कोई अन्य कारण हो, यहां पे जो पैनल आया था उसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया हो, कारण कोई भी ना हो। एक बार एडमिशन होने के बाद आप दोबारा आवेदन यहां पे वो नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खास बात देखिए, यहां पे जो आरटी में एडमिशन होना है उस स्कूल के नॉन आरटी वाले बच्चों के आधार पर होगा। अब नॉन आरटी का मतलब यह है कि जो फीस देके पढ़ाई करते हैं उनको नॉन आरटी बोलते हैं, उनकी संख्या के आधार पर होगा, क्योंकि यहां पे 25 से 75 का रेशियो होता है, यानी 25% सीटों पे आरटी का एडमिशन होता है। नॉन आरटी वाले बच्चों के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक और सबसे बड़ी खास बात, और इसे तो आपको अपने दिमाग में फिट ही बिठा लेना है, यहां पे सवाल यह है कि मैं अपने बालक बालिका का जो एडमिशन है कहां तक करवा सकता हूं। क्या एक जिले से दूसरे जिले में करवा सकता हूं, या फिर मैं दूसरे जिले से आके इस जिले में है मैं रोजगार के लिए आ रहा हूं तो क्या मैं उस जिले में करवा सकता हूं। तो साथियों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए आपकी जो स्कूल है जिस ग्राम पंचायत में, उसी ग्राम पंचायत के बालक बालिकाओं का इसके तहत एडमिशन होगा, या फिर आपकी स्कूल जिस शहर में है, जिस सिटी में है, तो उसी सिटी के बालक बालिकाओं का उसके अंदर एडमिशन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिस्ट्रिक्ट तो जयपुर है और आप झुंझुनू जिले में आके रहने लगे किराए के मकान पे, तो भैया आप झुंझुनू के अंदर है इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। अब कुछ साथी कह सकते हैं तो सरासर गलत है, भाई हम भी तो हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो रूल है वो रूल है भैया, नहीं कर सकते। तो ऐसे में सभी अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके एरिया में, आपकी लोकल पंचायत के अंदर, आपके लोकल शहर के अंदर स्कूल है और वहां का आपके पास निज निवास का सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, तो आप इसके लिए आवेदन करना, अन्यथा आवेदन मत करना, अन्यथा आपका आवेदन फॉर्म है वो रिजेक्ट है, वो कर दिया जाएगा। आशा रखता हूं ये बात भी आप जरूर समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पे कुछ दस्तावेज के बारे में आपको बता देता हूं कि आपको इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली। इसमें देखिए सबसे पहला और सबसे बड़ा जो दस्तावेज होगा वो होगा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी जहां पे आप रह रहे हो वहां का रहने का कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस भी कास्ट के हो ना आप, उस कास्ट का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। किसके नाम है आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ यहां पे यदि आप एससी और एसटी के अलावा कैटेगरी है आपकी, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कब बनवाना आगे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ यहां पे एक बच्चे का आधार कार्ड है वो भी होना जरूरी है, और इसके साथ साथ यहां पे बच्चे की आयु का एक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आयु या फिर एज का जो प्रमाण पत्र है वो कई हो सकते हैं, एक तो बच्चे का आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा यहां पे जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो हो सकता है। इसके अलावा यहां पे बच्चा जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ है उसके द्वारा प्रमाण भी दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यदि बच्चा गांव में पैदा हुआ है तो गांव की जो सहायिका होती है, नर्स दाई जो भी अपन बोलते हैं, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, उनका जो प्रमाण पत्र है वो भी मान्य होगा। लेकिन आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आपको यहां पे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना ही चाहिए, क्योंकि एक बार तो आप आवेदन कर दोगे, लेकिन जिस समय दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा उस समय है
आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा यदि दस्तावेज समय पे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो पहले ये काम कर लीजिएगा। अब यहां पे डॉक्यूमेंट को लेके खास जानकारी आपको बताऊंगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है, आय प्रमाण पत्र को छोड़ के बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो बालक के नाम में होने चाहिए। यहां पे देखिए कुछ और दस्तावेज है, यदि आप विकलांग श्रेणी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये सबके लिए नहीं है। यदि आप HIV पॉजिटिव हो, कैंसर से ग्रस्त हो या पीड़ित हो तो उसके सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो जिस प्रकार की आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब दोस्तों यहां पे खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए आवेदन है आप इन बगैर दस्तावेजों के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब यहां पे जांच आएगी स्कूल के अंदर, अगर उस समय दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपके बच्चे का भले ही RT में एडमिशन हो चुका हो उसके बाद भी यहां पे रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में सभी अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा, यहां पे जो जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, ये सब है। मूल निवास तो बच्चे का नाम नहीं होगा, परिवार का चल जाएगा। तो लेकिन ये 3 जो डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये तो बालक के नाम से आपको पहले बताना। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खास बात अपने दिमाग में बिठा लेना, ये जोर लगा के मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे बहुत सारी हर साल समस्याएं मेरे सामने आती हैं। इस वजह से है बालकों का एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है, और वो बात है आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड में जो स्टूडेंट है जिसका आप आवेदन करने जा रहे हो उसके नाम की स्पेलिंग एक बार, उसकी जन्म तिथि 2 बार, इसके अलावा उसके पिता की नाम की स्पेलिंग 3 बार, ये जो आपको है पूरी तरह से चेक करना है कहीं गलत ना हो जाए। इसके अलावा जितने भी दस्तावेज हैं उनमें एक जैसा नाम होना चाहिए। मेरे देखने में ऐसा आता है कि यहां पे आवेदन के समय है गलत जानकारी भर देते हैं, फिर ये चेंज होता तो है लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके अलावा जब भी आप यहां पे ऑनलाइन आवेदन करो ना तो उसमें कैटेगरी का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, जेंडर का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, मेल फीमेल का, क्योंकि आवेदन के समय ये जो ई मित्र वाले ना इसने सबको खराब कर दिया। बहुत सारे ऐसे ई मित्र वाले आवेदन कर देते हैं और बाद में सही नहीं होता। तो एक तो जेंडर, एक आपकी कैटेगरी SC ST OBC है, ये ध्यान करवा के है आप आवेदन फॉर्म भरवाना। यदि एक बार ये सबमिट हो जाती है उसके बाद ये चेंज नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर लो, इस बात को खास तौर पे ध्यान रखना। माता पिता के नाम की स्पेलिंग, बच्चे के नाम की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। अगर आधार कार्ड में गलत है तो आज ही आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा, अब भी आपके पास काफी समय बचा है। आशा रखता हूं ये बात भी आप आसानी से वो समझ गए होंगे। चलिए अब आवेदन की बात करते हैं कि आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा सेशन 2024-25 के आवेदन फॉर्म भरना अभी शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि दिशा निर्देश ही जारी नहीं हुए। वीडियो तो बना रहा हूं आपकी मैं रिक्वेस्ट पे, इसलिए नहीं बना रहा था मैं वीडियो कि जब तक विभाग की गाइडलाइन नहीं आती है तो तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊं। लेकिन मानते नहीं हो आप कि भाई जानकारी दो जानकारी दो, तो चलो मैं जानकारी आपको यहां पे दे रहा हूं। तो आवेदन फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए, आवेदन फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और आवेदन फॉर्म है ये हर साल मार्च से लेके मई के बीच में भरे जाते हैं, तो अभी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। जैसे डेट आएगी आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। इसके साथ साथ यहां पे खास जानकारी, अभिभावक का जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव आप रखिएगा, ठीक है ना। एक मोबाइल नंबर तो एक्टिव रखिएगा जो 24 घंटे जिसकी आपको आवश्यकता पड़ती हो या 24 घंटे वो चलता हो, क्योंकि सारा काम OTP से होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। आवेदन फॉर्म आप खुद भी भर सकते हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। स्टार्ट होंगे तो नई वीडियो आएगी, इसके अलावा पुरानी वीडियो की भी आप मदद ले सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे सेम की सेम है, वो रहती है। चलिए अब यहाँ पे नॉन RT वाले बच्चों को मैं समझाता हूं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मान लो या सवाल कुछ भी मान लो आप, तो देखिए यहाँ पे 25% RT के तहत बच्चों का एडमिशन होना है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि जिस स्कूल के अंदर नॉन RT वाले बच्चे जितने होंगे ना, उस आधार के ऊपर है उस क्लास में एडमिशन होगा। मान लेते हैं किसी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है, फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं, सबकी एक जैसी रहती है। एक क्लास के अंदर नॉन RT के बच्चे 100 हैं, तो इन 100 में से है 25 बच्चों का RT के तहत एडमिशन होगा। बाकी जो 75 जो बच्चे हैं उनकी यहां पे फीस है वो स्कूल के द्वारा ली जाएगी। लेकिन मेरे देखने में ऐसा आता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल साथी हैं जो समय रहते हुए नॉन RT वाले स्टूडेंट की डेटा एंट्री है वो स्कूल के पोर्टल पे नहीं करते, और यहां पे आवेदन तो आ जाते हैं, ठीक है, और यहां पे अभिभावक को है वहां पे दिखा भी दिया जाता है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन इस स्कूल में हो गया है, लेकिन भैया फिर एडमिशन नहीं हो रहा है।
क्यों? क्योंकि उस स्कूल के अंदर है नॉन आरटी के बच्चों की एंट्री नहीं। हालांकि क्लास में बैठे हुए हैं बच्चे, लेकिन स्कूल वाले हैं समय पे एडमिशन नहीं कर पाते। अब कुछ स्कूल साथी ये कह सकते हैं कि सर अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, अभी तो एग्जाम ही नहीं हुई, अभी तो नया एडमिशन है वो ही शुरू नहीं हुआ, तो नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की अपन यहां पे एंट्री कैसे करें? तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अभी इसके दिशा निर्देश जारी होने वाले, उसका एक टाइम फ्रेम रहता है, ठीक है ना। इस डेट से लेके आवेदन करना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फिर फाइनल जांच होनी है, लॉटरी वगैरह वगैरह कई प्रोसेस होती हैं। तो तकरीबन यहां पे मई का पूरा मंथ है इसमें लग जाता है, और मई तक है अपना रिजल्ट आ जाता है। अप्रैल के लास्ट के अंदर कक्षाओं की एग्जाम होती हैं और लोग हैं वो बच्चों का एडमिशन करवाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सभी स्कूल साथी इस बात को है आपको खास तौर पर ध्यान रखना कि समय रहते हैं अपने स्टूडेंट की डेटा एंट्री वो कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखिए, मैं अभिभावकों को यह कहना चाहूंगा, अगर आप आरटी के तहत स्टूडेंट का एडमिशन करवाना चाहते हो तो सबसे पहले संबंधित जो स्कूल है उससे आप व्यक्तिगत संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यहां पे कॉम्प्रोमाइज भी रहता है। हालांकि देखिए स्कूल के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी बात से यह समझ रहे हो कि बात करने से हमारे स्टूडेंट का एडमिशन आरटी के तहत हो जाएगा, तो यह आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि सारा का सारा जो काम है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन का मतलब है स्कूल वालों का इसमें कोई सहयोग नहीं रहता, कोई भी हाथ नहीं रहता। जिस प्रकार से नॉन आरटी के बच्चों की डेटा एंट्री रहती है, एडमिशन होता है, उसी प्रकार से यहां पे एडमिशन होता है, ठीक है। इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही स्कूल वाले हैं आपके फॉर्म को है कैंसिल कर सकते हैं। अगर कहीं आपके दिमाग में हो कि कैंसिल कर देंगे, नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते। हां, इतना जरूर है, आपके फॉर्म पर नियमानुसार वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपने आवेदन के दौरान कोई गलत जानकारी भर दी हो, या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड कर दिया हो, नियमों में नहीं आ रहा हो, आपकी ग्राम पंचायत कोई दूसरी है, आप दूसरी ग्राम पंचायत या वार्ड के अंदर आपने एडमिशन करवा दिया हो, या उसकी जानकारी आपने भर दी, तो इस आधार पर वो फॉर्म पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। और जब एक बार ऑब्जेक्शन लग जाता है तो उसके बाद आपको अगले 7 दिन में संबंधित स्कूल का जो ब्लॉक लेवल का शिक्षा अधिकारी है, जिसे राजस्थान में सीबीओ ऑफिस या सीबीओ अधिकारी बोलते हैं, उनसे है आपका अपना जो ऑब्जेक्शन क्लियर करवाना। और क्लियर का मतलब जो ऑब्जेक्शन करवाए हैं उनसे संबंधित दस्तावेज होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी जो ग्राम पंचायत या अपने शहर के ही स्कूल के बालक बालिका उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन देखने में ऐसा है कि जो अपने राजस्थान में प्रीसिमन लगा था, प्रीसिमन का मतलब हमारे वार्ड चेंज हो गए, है ना। अगर वार्ड चेंज हुआ है और आपके दस्तावेज में पुराना वार्ड ही दिखाई दे रहा है, दस्तावेज अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो यहां पे देखिए एक निर्धारित इनका प्रमाण पत्र या शपथ पत्र होता है, जो कि संबंधित अपने गांव के सरपंच महोदय से, ग्राम सेवक से, या फिर अगर शहर में है तो पार्षद है, इनसे आपको वेरीफाई करवाना होता है कि भैया ये वार्ड है वो चेंज हो गया है प्रीसिमन के आधार पर, तो उस आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, देखने भी ये आया है कि एक जो ग्राम पंचायत होती है ना, उसमें कई गांव हो सकते हैं, 2 या 4 गांव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी उस ग्राम पंचायत में, मान लो कोई जो स्कूल है वो वार्ड नंबर 1 में और आवेदन आए हैं वहां पे 50, तो वार्ड नंबर 1 में सबसे पहले 1 से जिनके आवेदन आए हैं सबसे पहले उनको एडमिशन दिया जाएगा, फिर दूसरे वार्ड को दिया जाएगा, फिर दूसरे गांव को दिया जाएगा। अगर ग्राम पंचायत एक है, एक ग्राम पंचायत में कई गांव हो सकते हैं, और इसी तरह से जो शहर के अंदर है कई वार्ड हैं, जिस वार्ड में स्कूल है सबसे पहले उसी वार्ड के बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आवेदन नहीं आते हैं, दस्तावेज किसी प्रकार से कोई कमी पाई जाती है, उसके बाद अगले वार्ड में है ऑटोमेटिक जाया जाएगा। और यह भी स्कूल अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकती, यह सारा का सारा काम है पोर्टल ऑनलाइन करेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो जानकारी उठाएगा आपके आवेदन फॉर्म से। अगर आपने आवेदन फॉर्म में वार्ड नंबर 2 भरा है और एक्चुअल में आपका वार्ड नंबर 3 है और स्कूल वार्ड नंबर 2 में है, तो पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जब दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा ना, उस समय है यहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है, कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं भरना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, मेरे देखने में ऐसा आया है कि कुछ अभिभावक साथी हैं वो स्कूल साथियों के साथ लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, पहले उनका जो आवेदन है उन्होंने आरटी के तहत करवाया, आरटी में एडमिशन भी हो गया।
अभिभावक ने जिस आईडी से या जिस एप्लीकेशन नंबर से आवेदन फॉर्म भरा वहां पे भी वो एडमिटेड दिखा रहा है कि एडमिशन हो चुका है, लेकिन उसके बाद यहां पे देखिए जांच दल आता है। मात्र आवेदन करने से ही आपके बालक बालिका का जो एडमिशन है वो आरटी के तहत नहीं होता है। उसके बाद संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा हर स्कूल के अंदर जांच भेजी जाती है और जांच में यदि सही पाया जाता है तो वो फाइनल एडमिशन समझा जाता है कक्षा 1 से लेके 8 तक या पूर्व प्राथमिक से लेके 8 तक। लेकिन अगर वो जांच में गलत पाया जाता है, यानी यदि निर्धारित रूप में कोई दस्तावेज नहीं है, जैसे आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, इस प्रकार के दस्तावेज नहीं है, आधे अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं है, तो पैनल यदि आवेदन को रिजेक्ट कर जाता है तो उसके बाद भी यहां पे है आवेदन जो आरटी के तहत एडमिशन हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तसल्ली नहीं है कि आप आवेदन करते ही आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, ये जब तक जांच दल नहीं आएगा तब तक भैया ये काम फाइनल नहीं होता है। और इस एवज में काफी सारे जो स्कूल साथी हैं और अभिभावक साथी हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो साथियों से मैं कहना चाहूंगा, जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आरटी को लेके है किसी प्रकार का कोई झगड़ा आप मत किया करो। हालांकि देखिए इन रूल के अंदर काफी कमियां पाई गई हैं, तो ऐसे में है इसमें ना तो अभिभावक का दोष है, ना बालक बालिकाओं का दोष है, ठीक है ना स्कूल वालों का दोष है, दोष किसी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी फंसते जा रहे हैं चक्कर में। अब अभिभावक तो वो लाठी लेके खड़ा हो गया, भाई मेरा तो आवेदन हो गया, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, देखो ये पोर्टल पे एडमिटेड दिखा रहा है, आप तो गलत कर रहे हो, फीस नहीं देंगे। अरे जब यार पैनल ने ही रिजेक्ट कर दिया तो आपको फीस देनी पड़ेगी ना। और एक सीधी सी सटाक भाषा में आपको बता रहा हूं, अगर इस प्रकार की समस्या आपके सामने भी आ जाती है तो लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। फ्री में पढ़ाना चाहते हो तो नजदीकी गांव की सरकारी स्कूल हो सकती है, उसमें आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा सरकारी स्कूल का नाम लेते ही एक बात और मेरे ध्यान में आ गई दोस्तों, यहां पे ध्यान रखना है, अगर आप अपने बालक बालिका का आरटी के तहत एडमिशन करवाना चाहते हो और आपका बच्चा पहले किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो भैया उस सरकारी स्कूल से है उसकी टीसी जरूर जारी करवाएगा। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यहां पे एक बार तो एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद यहां पे डुप्लीकेसी का जो समस्या वो आने वाली है। उसका एडमिशन वहां पे चल रहा है, सरकारी स्कूल में भी चल रहा है और इधर यहां पे गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल में भी हो गया, तो पोर्टल ऑटोमेटिक पकड़ लेगा आपके जन आधार कार्ड से, आपके आधार कार्ड से। तो पहले ये काम कर लीजिएगा कि उसकी टीसी वहां से हटवाएगा, क्योंकि ये समस्या आई है। अब यहां पे समस्या इसलिए और ज्यादा ये बढ़ गई है कि जिन स्टूडेंट का आरटी के तहत 2019 या 20 में एडमिशन हो गया था और कोरोना काल में साथियों ने क्या किया कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दिया, या कई बार गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए गार्जियन को ये बोल देते हैं यार कुछ दिनों के लिए एक बार हमें एडमिशन दिखाना है, भले हमारे स्कूल में आप बच्चे को मत पढ़ाओ, ऐसी गलती मत करना। स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी रिकॉर्ड आप ऑनलाइन मत करवाएगा यदि आप आरटी के तहत एडमिशन करवा रहे हैं। अगर करवा दिया है तो भैया वहां से आपको टीसी जारी करवानी, समय रहते तुरंत डेटा अपडेट नहीं होता है। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। आशा रखता हूं ये बात भी आप जरूर समझोगे। अब यदि अभिभावक को इसके अलावा कोई सवाल है तो वो कमेंट कर सकते हैं। यदि सवाल लाजमी रहा और लगा कि भैया मैंने ये जानकारी नहीं दी तो आपको रिप्लाई है वो जरूर मिलेगा। चलिए अब स्कूल साथियों के लिए बात करता हूं। देखिए सेशन 2024-25 के लिए स्कूल साथियों को भी तैयार रहना। सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे ये आवेदन प्रोसेस शुरू होगी तो यहाँ पे अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि हर साल करते हैं। पुराने वीडियो की भी आप मदद ले सकते हैं। प्रोफाइल का मतलब है अपने स्कूल का एड्रेस पता है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट नहीं करोगे, फाइनल डेटा लॉक नहीं करोगे, तो आपके स्कूल के अंदर आरटी के एडमिशन नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोफाइल यहां पे अनलॉक रहती है तो आपकी जो स्कूल है वो ऑनलाइन नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। तो प्रोफाइल को अपडेट करना है। इसके अलावा यहां पे बहुत सारे साथी मुझे लगातार पूछ रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट क्लास है P345 है ये है नहीं, कैसे इसको एक्टिव करें। तो देखिए जब आपकी प्रोफाइल अनलॉक होगी ना उस समय यहां पे क्लास से चेंज करने का आपको मौका मिलेगा यहां पे कि आपकी जो फर्स्ट एंट्री क्लास कौन सी है, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे मान लेते हैं कि उस समय आप ये अपनी आईडी से इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, तो संबंधित जो डीओ ऑफिस है वहां से आपको व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा, एक लेटर आपको देना पड़ेगा कि हमारी जो एंट्री क्लास है वो आरटी के तहत ये है फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो ये एक्टिव कीजिएगा, तो वो डीओ अपनी आईडी से है उसको ऑन कर देंगे। अगर वो आपके साथ इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत है। ये काम डीओ है अपनी आईडी से आसानी से कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए समय रहते हुए
जो नॉन आरटी वाले स्टूडेंट हैं उनका आपको एडमिशन करना है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार मेरे देखने में ऐसा है कि स्कूल साथी हैं, ये चाहते हैं कि यार मैं तो आरटी का एडमिशन अपने स्कूल में दूंगा ही नहीं, तो मैं क्यों डाटा एंट्री करूं। यार देखिए, बच्चे का भविष्य का सवाल, हाँ मुझे पता है इस बात का, पैसे का मामला रहता है यार, गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसमें ना तो आपका ना अभिभावक ना बालक का दोष है ना। तो समय रहते हैं वो डाटा एंट्री आप जरूर कीजिएगा, अन्यथा आपके सामने भविष्य में बड़ी समस्या आने वाली। इसके अलावा यहां पे देखिए, स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप दस्तावेज का वेरिफिकेशन करो तो नियमों का आंकलन एक बार जरूर कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरे द्वारा बहुत सारी वीडियो हर साल बनाई जाती हैं, मेरे साथ जुड़े रहेगा, हर एक जानकारी आपको क्लियर मैं कर दूंगा। तो यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करोगे ना, तो हर चीज को आपको गौर से देखना है, क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है कि जिन स्कूल साथियों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है वो तुरंत है पोर्टल पे दस्तावेज का वेरीफाई कर देते हैं, या लास्ट डेट तक है डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते। अगर लास्ट डेट तक आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हो तो पोर्टल ऑटोमेटिक कर देता है, भले ही वो डॉक्यूमेंट सही हो या फिर गलत हो। यहां पे डॉक्यूमेंट को पोर्टल है वो सही समझ लेगा, डेटा फाइनल लॉक कर देगा। फिर आप ये कहोगे कि सर हमने तो लॉक ही नहीं किया, ऑटोमेटिक कैसे हो गया। भैया जितने आवेदन आएंगे उसके बाद है, यहां पे समय रहते तो आपको डेटा लॉक करना है, अन्यथा पोर्टल कर देगा। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, तो समय रहते दस्तावेज को आपको चेक करना है, ठीक है। अगर यहां पे दस्तावेज में कोई कमी आती है तो सिर्फ आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद वो आवेदन फॉर्म है संबंधित सीबीओ की आईडी पे वो चला जाएगा और संबंधित अभिभावक सीबीओ के पास व्यक्तिगत उपस्थित होकर दस्तावेज वो जमा कराएगा और फिर सीबीओ के द्वारा उसे यदि सही पाया जाता है तो वेरीफाई है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे ही प्रोफाइल अनलॉक होगी, इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी बताऊंगा। यहां तक यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।